हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल वीबी एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी मदद भी करते हैं और हमें बीमारी भी देते हैं। तो ये चैप्टर हमें क्या क्या बताएगा? ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन बताएगा, वो फिर उनके बेसिक वो टाइप्स बताएगा, और फिर उनकी मदद से हम लोग क्या क्या चीजें बनाते हैं और उनकी वजह से हमें क्या क्या बीमारियां होती है ये भी ये बताएगा। तो बिना रुके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन। बेसिकली आप सिंपल भाषा में ही समझ लो, वो चीजें जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? तो माइक्रोस्कोप की। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते डायरेक्ट, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। अब बुक इस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस which we cannot see with eyes alone, these are called microorganisms or microbes। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है कि रेनी सीजन में क्या होता है कि जो ब्रेड है आपका मॉइस्ट हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो उसके ऊपर है जब वो सड़ जाता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है ग्रेश वाइट पैचेस की। और जब आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखते हो तो आपको दिखते हैं ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या होता है? ये फंगस होता है। क्या होता है? फंगस। अगर ये पूछेंगे क्या होता है ये ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, तो ये होता है फंगस। अब ये चैप्टर में अब स्टार्ट करेगा वायरसेस के बारे में बताना। तो पहले दो एक्टिविटीज में हमें ये बताने की कोशिश की है कि पानी में भी माइक्रोब्स होते हैं और सॉइल में भी होते हैं। नाउ अब these observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes। यानी कि भले ही पानी और सॉइल के अंदर कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन सारे जो हैं माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। अब आगे पढ़ते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the naked eyes. Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope। यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के हम लोग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देख सकते हैं। और एक है बस जिसे देख सकते हैं, जो है फंगस, जो ब्रेड के ऊपर जम जाती है फंगस, उसे देख सकते हैं, और वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। अब इसी की वजह से, क्योंकि हम लोग इन्हें माइक्रोस्कोप की वजह के साथ ही देख सकते हैं, तो इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली चार चीजों में आप क्लासिफाई कर सकते हो: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। यानी कि बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये बहुत मेन हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि देखिए, बैक्टीरिया से आप क्या कर सकते हैं? तो बैक्टीरिया से आपको पता होगा, या आपको पता होगा, या तो आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा कि जब कर्ड बनाती हैं, लोग क्या करती हैं, पुरानी जो दही होती है उसे छोट थोड़ा सा डाल देती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी दही होती है उसके अंदर लैक्टोबियस बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से जो दूध है वो कर्ड बन जाता है। वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन उन्हें क्या है कि वो तभी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं जब वो अंदर हो किसके? तो इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म।
जो कि कुछ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। इनकी वजह से क्या होता है, हमें कोल्ड होता है, फ्लू होता है, और मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अब कुछ सीरियस डिजीज हैं जो इनकी वजह से होती हैं, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, वायरसेस की वजह से होता है। डिसेंट्री, मलेरिया प्रोटोजोन्स की वजह से होता है। टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो ये जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ दिस माइक्रोब्स है, इनकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, हर एक की वजह से। इनमें से कई के बारे में हमने क्लास 6 और 7 में पढ़ रखा है, तो ये बुक उन्हें उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाएगी। तो ये कुछ टाइप्स है। ये स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल क्यों, क्योंकि इसका शेप देखिए, ये थोड़ी कर्व्ड है, तो इसीलिए इसे स्पाइरल बैक्टीरिया कहा गया है। तो ये वाली जो है, ये रॉड 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 शेप बैक्टीरिया, क्योंकि ये रॉड की तरह खड़ी है। नेक्स्ट, ये एल्गी हैं दो, कौन से, स्पायरोगायरा और ये चलामिडोमोनास है। नेक्स्ट, ये अमीबा और पेरिमीशियम है। अमीबा और पेरिमीशियम, तो ये क्या है, तो ये है प्रोटोजोआ। ये ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये तीनों क्या हैं, तो ये आपके फंजाई आ जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम algae and protozoa, or multicellular such as algae, fungi. They can survive under all types of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They are also found inside bodies of animals, including humans. Some microorganisms grow on other organisms, while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone, while fungi and bacteria may live in colonies. Microorganisms and us. अब ये बताता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, यानी कि कुछ हमारी मदद करते हैं, जबकि कुछ हमें बीमारियां देते हैं। अब अब बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी मदद से हम लोग अपनी चीजें बनाते हैं या उन्हें अपने वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं, उन्हें फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जैसे कि कर्ड, ब्रेड और केक, इनसे बनाया जाता है। अल्कोहल, इसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है, तो ईस्ट यूज करेंगे। अगर अगर यूज करोगे जेली बनाने के लिए, जेलेटिन बनाने के लिए। ये हमारी और भी बहुत चीजों में मदद करते हैं, जैसे कि ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। कैसे, तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसे उसका ब्रेक डाउन करते हैं और उसे हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में बना देते हैं, टर्न कर देते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, और एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट को लगाते हो अपने अपने लैंड में, तो क्या होगा कि उसके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं आपके लेग्यूमिनस प्लांट के, एक मिनट आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। ये आपका लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक, और ये उसके रूट्स हैं। अब इसके रूट्स में कहीं कहीं ऐसे नोड लाइक स्ट्रक्चर बना रहेगा, नोड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो नोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक वो रहता है, बैक्टीरिया रहता है, तो कौन सा रहता है, तो राइजोबियम। कौन सा, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है, वो उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक जो भी नाइट्रोजन रहती है उसका फिक्सेशन करके उसे कन्वर्ट कर देता है, किसमें, तो नाइट्रेट में। नाइट्रेट को क्या करता है, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे
बाद में जो प्लांट है वो यूज कर पाता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, इसमें बताया जाएगा कि कर्ड और ब्रेड कैसे बनता है। बेसिकली क्या होता है हमारे कर्ड में, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले, लैक्टोबियस एसिड, लैक्टोबियस बैक्टीरिया होता है। उसकी वजह से क्या करता है कि वो जो है प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। उसकी वजह से क्या होता है, वो दूध में मल्टीप्लाई होता है और वो उसे कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। कर्ड से हम लोग कई सारी चीजें भी बनाते हैं, जैसे रवा इडलीज बनाते हैं, भटूरास बनाते हैं, और बाकी बैक्टीरिया बहुत और भी बहुत चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि चीज़ हो गया, पिकल्स हो गए, और भी बहुत सारे खाने के आइटम्स हैं। यहाँ की एक्टिविटी दी गई है जिसमें बोला गया है आधा कप आटा लो, उसमें थोड़ी सी शुगर लो, उसमें ईस्ट डालो, और थोड़ा सा ईस्ट डालो, गर्म पानी डालो, और उसे गूथ लो। अब फिर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। 2 घंटे के बाद आपको दिखेगा कि वो जो डो है ये पहले ऐसा था, डो पहले आपका ऐसा था। तो जब 2 घंटे के लिए छोड़ोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ईस्ट है वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जैसे ये रिएक्ट करता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, तो इसमें बबल्स बबल्स फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। इसीलिए इसे यूज किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, और केक बनाने के लिए बेकिंग इंडस्ट्रीज में। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे अल्कोहल बना पाते हैं, वाइन बना पाते हैं, और एसिटिक एसिड यानी विनेगर बना पाते हैं। ये जो है इट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो ईस्ट है वो कहाँ रुक के आता है, तो नेचुरल शुगर, जहाँ नेचुरल शुगर प्रेजेंट रहता है, यानी कि इन ग्रेन्स, जैसे कि बार्ली हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, और क्रश शुगर, क्रश फ्रूट जूसेस में इसे किया जाता है। नाउ मूविंग ऑन, तो ये एक और एग्जांपल दिया है। 500 ml का बीकर लो, 3/4 पानी से भर दो, 2 से 3 चम्मच शुगर डालो, और हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट डालो। इससे क्या होगा कि आप जब उसे 4 घंटे बाद उसे रख के छुओगे तो आपको उसमें से अल्कोहल की महक आएगी। दिस इज हाउ, इसे इस प्रोसेस को द कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसे किसने ढूंढा था? तो लुइस पाश्चर। फर्मेंटेशन को पैस्चराइजेशन भी बोलते हैं। ये लुइस पाश्चर के नाम पे रखा गया है। और कब ढूंढा था? तो 1857 में। 1857 से आप एक और चीज कनेक्ट कर सकते हो, जिसे कहेंगे सिपॉय म्यूटिनिटी। क्या? सिपॉय म्यूटिनिटी। नाउ मूविंग ऑन, आगे पढ़ते हैं। अब इसे मेडिसिन में बहुत जगह यूज किया जाता है। अब जब भी डॉक्टर के पास जाते होगे, डॉक्टर क्या करता होगा? आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता होगा, कैप्सूल्स देता होगा, इंजेक्शन देता होगा, जैसे कि पेनिसिलिन। ये जो है दीस दीस इसका जो सोर्स होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इन मेडिसिन का सोर्स। अब these medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms। ऐसी मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। आजकल एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगस, जैसे कि सेप्टोमाइसिन, स्ट्रेटासिलिन, एंथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कुछ कुछ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं ना। अब इस इंसान के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसान कौन है? तो ये हैं आपके एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है ये? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो अब जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग था उसने क्या किया था 1929 में। इनने क्या किया था कि ये एक कल्चरल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तो इन लोग ने इनने क्या किया कि इनकी एक कल्चर प्लेट थी जिसपे इन्हें लिटिल ग्रीन माउंट मिला, छोटा सा ग्रीन माउंट मिला। उससे इन लोग उनने ये ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? तो ये देखा कि ये जो है ये अपने आसपास बैक्टीरिया का ग्रोथ रोक रहा है, और इसने बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी दिया था। तो इसी से इनने
पेनिसिलिन तैयार कर दी। इसी छोटे से मोल्ड से पेनिसिलिन बना। अब the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry. किस लिए? तो चेक चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? कि कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है एनिमल्स को, कोई माइक्रोब्स की वजह से कोई इन्फेक्शन तो नहीं है हमारे एनिमल्स को। इन्हें और भी काम में यूज किया जाता है, जैसे कि अगर किसी प्लांट में हमें डिजीज कंट्रोल करनी है तो भी इसका यूज किया जाता है। अब वैक्सीन, वैक्सीनेशन बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो जो नेक्स्ट वैक्सीन है हमारा टॉपिक, इसमें बोल क्या रहा है? क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनके पास जो डिजीज कैरी करते हैं। जैसे कि आपका कोई वायरस हो गया, जैसे कोविड हो गया, कोविड 19, वो कुछ डिजीज कैरी कर रहा है। तो जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है। अब जो ये एंटीबॉडीज हैं ये फाइट करती हैं किससे? इन्वेडर से। इन्वेडर कौन है? तो आपको कोविड हो गया। जो और जो आपकी बॉडी है, अगर ये बाई चांस अगर वो वापस आ गया बाद में, तो क्या करती है आपकी बॉडी? तो उसे याद हो जाता है कि हाँ इस डिजीज से कैसे लड़ना है। तो उसी तरीके से वो उसे फिर से हरा देती है। और फिर आपको कोई बीमारी नहीं होती। इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है प्रोटेक्ट हो जाती है। किससे? तो माइक्रोबल से, माइक्रोब से। इसी तरह से वैक्सीन भी काम करता है। कुछ डिजीजेस हैं जैसे कि कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ये सब प्रिवेंट हो सकते हैं किससे? तो वैक्सीनेशन से। तो जैसे एक स्मॉल पॉक्स की कहानी दी गई है। जो एडवर्ड जो जेनिफर थे, इन लोग ने क्या किया था 1798 में। कब? 1798 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन ढूंढी थी। किसकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन ढूंढी थी? जेनर ने 1798 में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है आगे। It is initial to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding the protection of children against against pulse polio program. Polio drops are given to children are actually a vaccination. A worldwide campaign against smallpox has finally led to indication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. Increasing soil fertility, यानी कि हमें अपने सॉइल की जो फर्टिलिटी है बढ़ानी, तो क्या करना है? अब क्या करो कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरियाज में बेसिकली आप राइजोबियम एक एग्जांपल के तौर पे ले लो। जो ब्लू ग्रीन algae होती है आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. वैसे जो फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन है एंड इंक्रीज फर्टिलिटी, इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। टेक्निकल टर्म है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब
इसमें क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसे नाइट्रेट्स में बदल जाता है। जो नाइट्रेट्स है इट इज सॉल्युबल इन सॉइल। अब सॉइल से क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं इन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर नाइट्रोजन आ जाता है। बूझ और पहेली नाम के दो बच्चे हैं, उन लोगों ने देखा कि हाँ इनका इनके जो स्कूल का गार्डनर था वो मेन्योर बना रहा था। मेन्योर के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हाँ वो इनफैक्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हाँ वो जो है वो ऑर्गेनिक है और एनिमल वेस्ट से बन सकता है। तो इसके बनने का क्या होता है कि हमारा जो वेस्ट है, एनिमल वेस्ट, फीसेस, प्लांट वेस्ट वगैरह जो है आप क्या करते हो कंपोस्ट पिट में डाल देते हो। वहाँ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमका अपना प्रोसेस करके उस उसे बना देते हैं मेन्योर। और ये जो है ये एक्टिविटी जो है पुट प्लांट वेस्ट इन पॉटे and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B। तो जो पॉट है उसमें आपका बन जाएगा, क्या बनेगा तो आपका उसमें मिनियोर बन जाएगा। पॉट बी में नहीं बनेगा क्योंकि क्योंकि जो है पॉलीथीन बैग्स और ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक इज नॉट बायोटिक इन नेचर while प्लांट वेस्ट इज बायोटिक इन नेचर। अब आगे पढ़ते हैं। You often see a large amounts of dead organic matter in form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste from plants and animals, converting them into simple substances. Now, now these substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up our environment. इसमें important शब्द क्या है? Can be used to degrade this harmful and smelly substances and hereby clean up the environment. Harmful microorganisms ये क्या होता है जो हमें बेसिकली डिजीजेस देते हैं। ह्यूमंस और प्लांट्स और एनिमल्स को जो डिजीजेस देते हैं ये हार्मफुल होते हैं, ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड स्पॉइल कर देते हैं, कपड़े बिगाड़ देते हैं और लेदर स्पॉइल कर देते हैं। अब ऐसे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं। अब पढ़ते हैं। Pathogens enter our body through air we breathe, the water we drink, or the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact are called communicable diseases। इसके लिए एग्जांपल आपको कोविड हो जाएगा, कोलेरा हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। When a person sneezes, when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture
carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of an healthy person while breathing. अब इस लड़के का क्वेश्चन है, then how do we prevent the spread of communicable disease? इस लड़के का क्वेश्चन है, उसने आंसर दिया. We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected persons. तो यहाँ आगे पढ़ते हैं. There are some insects and animals which act as carrier of disease-causing microbes. Houseflies is one such carrier. The flies sit in the garbage and animal excreta. Pathogens stick on their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered food items of food. Another example of carrier is the female Anthopheles mosquito. तो ये जो एंथोपलीस मस्कीटो है, फीमेल एंथोपलीस मस्कीटो है, ये क्या करती है? तो पैरासाइट ऑफ मलेरिया अपने साथ कैरी करती है. एडीज मच्छर जो है, एडीज मस्किटो डेंगू अपने साथ कैरी करता है, और वो भी फीमेल. अब आगे क्या लिखा है? All mosquitoes breed in water. Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. अब एक टेबल दिया गया है, ये टेबल दिया गया है. इस टेबल में कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं. तो यहाँ जो है ह्यूमन डिसीज लिखी गई है, कॉशवेट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन मेजर्स. तो इनके बारे में पढ़ते हैं. अब आपका ट्यूबरक्लोसिस है. सबसे पहले आपका आता है क्या? तो ट्यूबरक्लोसिस. तो ट्यूबरक्लोसिस जो है क्या है? ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है. ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है. ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? तो एयर है. अब इसे प्रिवेंशन का मेजर क्या है? तो कीप द पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन. कीप पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. ये सब इन सब के लिए एक ही वो है, प्रिवेंशन मेजर. तो ये इसीलिए सब कॉमन किया हुआ है. तो मीजल्स है, ये वायरस है, एयर से ट्रांसमिट होती है. चिकन पॉक्स वायरस है, एयर और कांटेक्ट से होती है. पोलियो वायरस है और एयर और वाटर से दोनों से होती है. कोलेरा और टाइफॉइड दोनों बैक्टीरिया हैं. कोलेरा जो है वाटर और फूड से होता है, टाइफॉइड वाटर से होता है. अब मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. वैक्सीनेशन मैंडेटरी है. हेपेटाइटिस बी एक वायरस है, वाटर से फैलता है. ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन करा. मलेरिया एक प्रोटोजोआ है और मस्कीटो से फैलता है. यूज मस्कीटो नेट एंड रेपेलेंट्स. स्प्रे insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to connect in the surrounding.
तो यही बताया कि जो ऊपर है उसमें बताया गया कि प्रिवेंशन और उनके मोड्स बताए गए हैं। ये एक आदमी है रॉबर्ट कोच, इसने क्या किया है, बैक्टीरियम डिस्कवर किया था विच कॉजेस एंथ्रेक्स डिजीज। तो ये रॉबर्ट कोच कोच जो है इसने क्या किया, ऐसा बैक्टीरियम डिस्कवर किया जो एंथ्रेक्स डिजीज फैलाता था, तो इसलिए इसका नाम दे दिया बैसिलस एंथ्रेक्सिस। For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by this virus. अब disease causing microorganisms in plants, तो ये जो है इसमें बताया गया कि हाँ किसकी वजह से इनके में क्या क्या डिजीज आती हैं प्लांट्स में। जैसे ये सिट्रस केनर, ये डिजीज है, ये किसकी वजह से होती है, तो बैक्टीरिया की वजह से होती है। मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, तो एयर है। ये इसकी फोटो है, सिट्रस स्कैनर हो रखा है इस पौधे को। रस्ट ऑफ वीट फंजाई से होती है, एयर और शीट, तो यहाँ पिक्चर दी हुई है। येलो वेन मोसासिक ऑफ भिंडी वायरस से होता है, इंसेक्ट से फैलता है, यहाँ पिक्चर है। कुछ ऐसे ऐसे वो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दे आर यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अब फूड पॉइजनिंग के बारे में, Bujo was invited by his friend to a party. He ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting. He had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. अबे फूड पॉइजनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली सोचने लगी, हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। Food poisoning could be due to consumption of food spoiled by some microorganisms. फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से हो सकती है, तो आपकी आपके जो खाना है उसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल कर दिया हो, तो उसकी वजह से हो सकती है। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. These substances, these substances make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. अब फूड प्रिजर्वेशन है। You know that bread left unused under the moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and change color. Is spoiling of food a chemical reaction? Paheli bought some mangoes, but could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickles her grandmother make does not spoil for a long time. She is confused. अब ये जो अब ताकि ये स्पॉइल ना हो इसके लिए कुछ कॉमन मेथड यूज किए जाते हैं हमारे घर में, जैसे कि केमिकल मेथड है, इसमें लोग प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। जैसे कि हम लोग सॉल्ट डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं पिकल्स में, तो वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। अब इसमें कुछ दो के नाम लिखे गए हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिजो मेटाबी सल्फाइड आर कॉमन preservatives.
These are also used in jams and squashes to check the spoilage. Preservation by common salt. Common salt can be used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. Preservation of sugar. Jams, jellies, squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. Use of oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruit, fish, meat are often preserved by this method. Hot and cold treatments. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microorganisms. Similarly, we keep our food in refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microorganisms. Why does the milk comes in packet not spoil? My mother told me that the milk is pasteured. What is pasteurization? अब ये पूछ रहे pasteurization क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि pasteurized milk कंज्यूम नहीं हो सकता बिना बॉयल के कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो इट इज़ फ्री ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। पहले तो मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट 15 से 30 सेकंड के लिए और फिर अचानक से ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं कर पाते। और लुइस पाश्चर पहले जिसका नाम आया था उसी का नाम फिर से आया। उसने पाश्चराइजेशन का डिस्कवर किया। मतलब उसने दो चीज़ें डिस्कवर की थी। क्या क्या डिस्कवर किया था? पाश्चराइजेशन डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. Now, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आ गई। क्या बोल रहा है? हम लोग ने पहले ही बैक्टीरियम जिसका नाम है राइजोबियम उसके बारे में पढ़ चुका है। It is involved in fixation of nitrogen in leguminous plants, pulses जैसे। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants, such as beans, peas, with it, with which it has a symbiotic, with which it has a symbiotic relationship. Now, sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know what you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let's understand this in the next section. Nitrogen cycle. Our atmosphere has 78% of nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms. As a part of proteins, chlorophyll, nucleic acids, vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be directly cannot be taken directly by the plants and animals. कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ब्लू और ग्रीन एल्गी है, क्या करते हैं नाइट्रोजन जो सॉइल है उसे उसमें नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जो प्रेजेंट होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जो एटमॉस्फेयर से आती है और फिर उसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। एक बार ये जो नाइट्रोजन है यूजेबल कंपाउंड्स में बन जाती है तो ये जो प्लांट से वो यूटिलाइज कर लेते हैं अपने रूट से लेकर
उसे रूट सिस्टम से लेकर अपने अंदर। एक्चुअली बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो जहाँ हम लोग थे वहां से कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है इसे प्लांट्स यूज कर लेते हैं, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये चीज़ है। एक मिनट, ये जो है ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, ये थोड़ा अलग से आपको दिखेगा। ये आपके रूट नोड्यूल्स हैं। क्या है ये? आपके रूट नोड्यूल्स। ये आपके रूट नोड्यूल्स हैं। इनके अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया है। क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और फिर ये रूट सिस्टम के थ्रू जो नाइट्रोजन है, नाइट्रेट्स, वो जाते हैं रूट सिस्टम के थ्रू और अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये जो है यहाँ नाइट्रोजन साइकिल लिखी है। ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल है। पहले ये दो, या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से फिक्स करता है, और नहीं तो लाइटनिंग फिक्स करती है। फिर बैक्टीरिया टर्न फिक्स इनटू इन्हें नाइट इन्हें नाइट्रेट में कर देते हैं कन्वर्ट। फिर क्या होता है कि प्लांट इसे ले लेता है, और फिर ये प्लांट्स ऊपर ले जाते हैं। एनिमल प्लांट्स खाते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजियस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं और मर जाते हैं। फिर बैक्टीरिया जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है फिर गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, और फिर गैसियस नाइट्रोजन फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाती है। तो इससे हमारी जो साइकिल है, इससे जो हमारी साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल, इससे हमारी कंप्लीट होती है ना। आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है। अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारे हमारे चैनल को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।